हेलो एवरीवन, यहाँ हम कुछ लेसन नंबर 26 के अपडेट करने वाले हैं। लेसन नंबर 26 में हम लोगों ने पूरी तरह से आर्टिफिशियल सन एक्सपेरिमेंट देख लिया था। यानी आप कह सकते हो कि जो नाभिकीय संलयन पर आधारित जो रिएक्टर्स थे उसके बारे में हमने बात कर ली थी। उसमें कुछ अपडेशंस हैं जो आगे जोड़ना है, जो कि हमारा लेसन नंबर 27 है। पीछे के लेसन में हम लोगों ने सारा स्टैटिक पार्टो किया था, वहाँ पे एक नया अपडेट है जो थोड़ा सा करना ज़रूरी है। फिलहाल ये अपडेट आपको एक साल पहले का है, लेकिन ये लास्ट अपडेट है। इसके बाद अभी तक कोई अपडेट्स ऐसे आए नहीं है जहां पर आपको कुछ जोड़ने की जरूरत है। तो आज का टॉपिक है चीन का कृत्रिम सूर्य, जिसे हम सामान्य भाषा में प्रायोगिक उन्नत सुपर कंडक्टिंग टोकामाक के नाम से जानते हैं। एक्चुअल में यह टोकामाक है क्या, मैं बताऊं। टोकामाक एक जापानीज वर्ड है और वहाँ की शब्दावली में टोकामाक का मतलब होता है कि नाभिकीय संलयन आधारित रिएक्टर। रिएक्टर वही होते हैं जो परमाणु भट्टियां होती हैं जिनके अंदर हम नाभिकीय ईंधनों को चलाते हैं, जैसे यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम जैसे ईंधनों को, और ये वहां जलकर वहां पूरी तरह से ये विद्युत निर्माण की बात कर रहे हैं। तो ईस्ट, जिसको अंग्रेजी भाषा में एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामाक और हिंदी भाषा में प्रायोगिक उन्नत सुपर कंडक्टिंग टोकामाक के नाम से जानते हैं, जिसे आप सामान्य भाषा में चीन का कृत्रिम सूर्य अनुसंधान भी कह सकते हैं। तो आइए आज हम लेसन नंबर 27 पर बात करते हैं। यह पूरी तरह से विज्ञान प्रौद्योगिकी पर आधारित है। मेरा नाम डॉक्टर रवि ग्ररी और आप मुझे पूर्वांचल आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं। मेरी कुछ किताबें आती हैं जो मैकग्रा हिल से प्रकाशित होती हैं, जो आप सबको पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। मेरी एक संस्था है पूर्वांचल आईएएस के नाम से, जहाँ का मैं निदेशक हूँ, जहाँ गोरखपुर में मैं आपको फेस टू फेस कक्षाएं देता हूँ पूरी दिल्ली की टीम के द्वारा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर आप मुझे जुड़ सकते हैं। मेरे साथ मेरे PDF, जो मेरे वीडियोस के अपडेट्स, वो सारी चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी आपको मैं मिल जाऊँगा, सोशल मीडिया पे भी मैं आपको उपलब्ध मिलूंगा, और यूट्यूब पर जहाँ आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, जहाँ पर वीडियोस अपलोड होते हैं, डॉक्टर रवि ग्ररीज क्लासेस आप लिख पूर्वांचल आईएएस के नाम से, इसको भी फॉलो कर लीजिएगा भविष्य के आगे नोटिफिकेशंस के लिए। पूरा भारत विज्ञान तकनीकी सीखेगा, वो भी अब मुझसे, और ये सिर्फ 4999 में आपको कोर्सेज दिए जा रहे हैं। इस कोड को आप स्कैन कीजिएगा, सीधा पूर्वांचल ऐप पे जाके आप क्लासेस दे सकते हैं। और ये पूरा का पूरा जो कोर्सेस है, इससे जुड़े कोई भी अगर क्वेरी है तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ आपको पूरी 6 एडिशन की बुक कराई जा रही है। सो आइए बात करते हैं कृत्रिम सूर्य के बारे में, जिसको पूरा करने के लिए हम लोगों ने एक रिएक्टर बनाया है, इवन चाइना ने बनाया है, जिस रिएक्टर का नाम एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामाक यानी प्रायोगिक उन्नत सुपर कंडक्टिंग टोकामाक के नाम से बोला गया है। फिर मैं एक बार बता दूं वीडियो के शुरुआत में, जब कभी टोकामाक जैसे शब्द आपके न्यूज़पेपर में आते हैं तो तुरंत समझ जाइएगा ये नाभिकीय संलयन आधारित रिएक्टर है। ये नाभिकीय संलयन आधारित रिएक्टर, इसे कंफ्यूज मत कीजिएगा, ओके। क्योंकि काफी जगह पे क्या होता है कि असल में ये लोग क्या करते हैं कि इस तरह के टेक्निकल वर्ड्स ही दे देते हैं टोकामाक। तो आगे से ध्यान रखिएगा, नाभिकीय संलयन रिएक्टरों के लिए इस तरह के शब्द लिया। तो रिएक्टर क्या होता है? रिएक्टर एक तरह की परमाणु भट्टी होती है, ठीक है। आगे बढ़ते देखिए, इसकी जो कहानी है, ये पूरी की पूरी कहानी जो है एक्चुअल में क्या कहती है, सो आपको बताऊं तो ये पूरा का पूरा चीन में भी एक प्रयोग हो रहा है जो कृत्रिम सूर्य को लेकर हो रहा है, यानी नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया को लेकर हो रहा है। आपको बताऊं, जो सूर्य के अंदर की जो ऊष्मा या ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसके पीछे पूरा का पूरा जो कारण होता है वो नाभिकीय संलयन की ही प्रक्रिया होती है। तो नाभिकीय संलयन पर आधारित कृत्रिम सूर्य बनाने का जो कार्य है, वो पूरे तरीके से, यानी पूरे नियंत्रित तरीके से जो कर दिखाया वो चीन ही ने है ना। चीन ने क्या किया एक्चुअल में बताऊं, नाभिकीय संलयन के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है? ये एक अनियंत्रित अभिक्रिया है। यानी कहने का सीधा तात्पर्य, अगर एक बार यह अभिक्रिया शुरू हो गई ना तो इसे कंट्रोल कर पाना आसान नहीं है, इसलिए इसे अनियंत्रित अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखने की बात यह है कि इस अभिक्रिया को पूरे कंट्रोल तरीके से, नियंत्रित तरीके से कराया है चीन ने, जो कि काबिले तारीफ है, ठीक है। इसमें हुआ क्या, मैं आपको एक बात बताता हूं। अगर आप सूर्य के कोर का तापमान देखें तो सूर्य के सेंटर में जो तापमान होता है लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस के आसपास जाता है, ठीक है। करीब 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, और 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख, यानी कह लीजिए आप 150 लाख डिग्री सेल्सियस तापमान आपको सूर्य के सेंटर का मिलता है, जैसे सूर्य का कोर कहते हैं। लेकिन यहां पर क्या हुआ आपको बताऊं कि चीन ने क्या कर दिखाया। चीन ने इस ईस्ट नामक टोकामाक यानी रिएक्टर के अंदर करीब 8 गुना ज्यादा, है ना, ठीक है, करीब 8 गुना ज्यादा, यानी ये देखिए यहाँ 15 मिलियन सेल्सियस है, यहाँ तकरीबन 120 मिलियन सेल्सियस है, यानी ये कम से कम 8 गुना ज्यादा ऊष्मा को इसने कंट्रोल बना लिया, और वो भी पूरे नियंत्रित तरीके से, जो कि आसान नहीं था।
और ये चीज उसने कम से कम 101 सेकंड के लिए मेंटेन भी किया। यानी इस रिएक्टर के अंदर लगभग 101 सेकंड तक, यानी 1 मिनट और 41 सेकंड तक इस पूरे के पूरे टेम्परेचर को वहां मेंटेन भी किया गया। और यही दुनिया में काबिले तारीफ हुई और पूरी दुनिया के हर प्रकार जो भी न्यूज़पेपर हैं उन लोगों ने इस चीज को पब्लिश भी किया है कि जो चाइना ने सफल किया है। अब ये पूरी कहानी के बैकग्राउंड में क्या है मैं आपको बताता हूँ। इस पूरी कहानी के बैकग्राउंड में आता है ITER रिएक्टर, जो लेसन नंबर 26 में मैंने कवर किया हुआ है। लेसन नंबर 26 से मैंने आपको समझाया था कि ITER एक नाभिकीय संलयन आधारित रिएक्टर है। इस लेसन नंबर 27 में यही बताऊंगा कि जो ITER रिएक्टर है इसको लागू करने के लिए जो ईयर डिसाइड किया गया 2035 में, ऐसा माना जाता है कि पूरी तरह से क्रियान्वित हो जाएगा। फेज मैनर में धीरे धीरे चरणों में तो इस समय स्टार्ट कर ही रहे हैं, लेकिन संपूर्ण तरीके से पूरी तरह से 2035 में माना जा रहा है इसे स्टार्ट कर दिया जाएगा पूरी तरीके से। और सबसे पहले बताऊं तो इस रिएक्टर की शुरुआत होती है 1985 में, जब 35 राष्ट्र एक साथ आते हैं और ये शो करते हैं, ये एक इंटरेस्ट शो करते हैं कि हम लोग ऐसा है एक रिएक्टर बनाते हैं। फिर मैं कह रहा हूं ITER रिएक्टर जो है वो नाभिकीय संलयन आधारित रिएक्टर है। ITER रिएक्टर पर आपके पेपर में 2007 के आसपास भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ITER रिएक्टर में आपके पेपर में 2016-17 के आसपास भी क्वेश्चन, ये प्रारंभिक परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और वहीं अगर आप 2008 में जाएंगे तो आपके मुख्य परीक्षा में भी ITER पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और जैसा कि आप जानते हैं मेरी क्लास जब आप करते हैं तो आपको मैं बार बार कहता हूं कि आप विज्ञान तकनीकी को समसामयिकी मानकर बहुत बड़ा ब्लंडर करते हैं। अब ये क्वेश्चन तो 2007 में आया है, 2008 के मेंस में आया है, 2017 में फिर आया, तो भाई इसको आप करंट अफेयर्स कैसे बोल सकते हैं? 10 साल बाद भी करंट अफेयर्स कैसे बोल सकते हैं? लेकिन चलिए आप जो भी बोलिए, क्योंकि आजकल यूट्यूब का जमाना है, कोई कुछ भी बोले, ठीक है, चलेगा। असल में प्रॉब्लम क्या है, इस विषय को कभी किसी ने एक विषय बनने ही नहीं दिया, जो मैं आपको बार बार कहता हूं। करंट अफेयर्स करके लोग आगे निकल जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां मैं आपको बता रहा हूं ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2007-2017, ठीक है। और यहां पर जो जगह जो फ्रांस में डिसाइड हुआ, तो अभी मैंने आपको बता रखा है पीछे के वीडियो में, जगह जो था वो था कैड्रेक, वो कैड्रेक है, ठीक है। जितने बच्चे कोर्सेज को सुन रहे हैं पीछे के वीडियो से, वो उन्हें पता है ये लेक्चर नंबर 27 पीछे के लेक्चर से जुड़ा हुआ है। अच्छा, यहां पे एक बात और बता दूं, नाभिकीय संलयन के साथ एक फायदा और है न्यूक्लियर फ्यूजन के साथ, कि यहां पर कोई कार्बन एमिशन नहीं होता है, कोई भी कार्बन एमिशन नहीं होता है, किसी भी तरह का हम ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट नहीं करने वाले हैं। और दूसरी एक बात और बता दूं, दुनिया का सबसे बड़ा टोकामाक है ये दुनिया का सबसे बड़ा टोकामाक है ITER। यानी इससे बड़ा नाभिकीय संलयन रिएक्टर आज तक कभी भी दुनिया में ना बना है, ठीक है। आगे बनने की बात तो नहीं कर सकते, अभी तक बना नहीं है जो हम यहां पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ITER से फायदा क्या होने वाला, देखिए असल में जो प्रक्रिया हम लोग यहाँ करने वाले हैं बिल्कुल वैसा ही है जैसे सूर्य या तारा जो होता है, जो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया से ऊष्मा देता है। ITER एक लंबे समय तक संलयन बनाए रखने वाला पहला संलयन उपकरण होगा। और सबसे बड़ा फायदा क्या होने वाला है, संलयन की प्रक्रिया में अनंत ऊष्मा बन सकती है। संलयन की प्रक्रिया में अनंत ऊष्मा बन सकती है, और अनंत ऊष्मा या ऊर्जा से हम क्या कर सकते हैं, अनंत बिजली बना सकते हैं, अनंत विद्युत का निर्माण कर सकते हैं। क्योंकि एक्चुअल में विद्युत निर्माण के लिए आप करते क्या भाई, कोयला ही जलाते हैं ना। कोयला क्यों जलाते हैं, ऊष्मा के लिए। और वो कोयला जब जलाते हैं तो आपको बहुत सारा कार्बन एमिशन भी होता है। यहां पर नाभिकीय संलयन के थ्रू अगर हम ऊष्मा जनित कर दें तो उसमें इतनी ऊष्मा होती है, इतनी ऊष्मा होती है जो कि अनंत तक जाती है। तो आप यहाँ पर सोच नहीं सकते हैं किस लेवल तक हम लोग इस काम को करते हैं। एक बात और बता दूं, यहाँ पर जो विद्युत बनाया जाएगा उससे पूरी दुनिया में जो इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस है ना, वो प्रॉब्लम तुरंत ही रिजॉल्व हो जाएगी, ये चीज भी ध्यान रखिएगा। अब ITER के लिए आपको बताऊं 2006 में क्या होता है, 7 ऐसे कंट्री हैं जो सामने आते हैं। ओके, एक जगह है पेरिस में, उसका नाम है एल्से पैलेस। वहां पर एक मीटिंग होती है ना, और वो उस समय बड़ा पॉपुलर हुआ था। वह एल्से पैलेस जो पेरिस में एक मीटिंग हुई थी 2006 में, 7 राष्ट्र एक साथ आते हैं। उनमें चीन है, यूरोपीय संघ है, भारत है, जापान है, दक्षिण कोरिया, रूस है, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये सातों राष्ट्र मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि भाई हम लोग नाभिकीय संलयन पर आधारित रिएक्टर का निर्माण करेंगे, ITER रिएक्टर का निर्माण करेंगे। इसका पूरा संचालन जो है, पूरा परियोजना का निर्माण, और यहां तक कि जो लागत है, आपको बताऊं इस परियोजना में बहुत सारा खर्चा होने वाला है। और इस तरह के अनुसंधान को मेगा अनुसंधान के नाम से जानते हैं, यानी मेगा रिसर्च के नाम से जानते हैं। मेगा रिसर्च या मेगा अनुसंधान का मतलब होता है कि इस रिसर्च को करने में अच्छा खासा पैसा, अच्छा खासा ब्रेन, काफी चीजें लगती है। इसलिए इस तरह के अनुसंधान को मेगा अनुसंधान के नाम से जाना जाता है। यहीं पर आपको बता दूं, इस अनुसंधान में यूरोपीय संघ जो है सबसे ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है। ऐसा कहा जाता है 40% पूरा का पूरा जो व्यय है, पूरे के पूरे जो इस पूरी लागत आने वाली अनुसंधान में यूरोपीय संघ खर्च कर रहा है। इसके अलावा बाकी सारे 6 जो राष्ट्र हैं 10% प्रति राष्ट्र खर्च कर रहा है। तो भारत का कॉन्ट्रीब्यूशन पूरे खर्चे में कितना हुआ, 10%। तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा, पूरे के पूरे खर्चे में भारत 10% तक जा रहा है।
यहाँ पर एक पिक्चर आपको दिखाने की कोशिश की गई है। एक्चुअल में जो जो चीन ने किया है, जो टोकामाक का जो निर्माण किया है, ठीक है, ये एक प्रायोगिक मशीन। और आपको बताऊं तो ईस्ट जो है ये चीन में चलने वाला तीसरा प्रमुख घरेलू टोकामाक है। यानी कहने का मतलब कि चीन में इसके पहले 2 और रिएक्टर हैं जो स्वचालित हो चुके हैं और वहां पर चल रहे हैं, ठीक है। तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है। यहां पर आपको लिए चलते हैं परमाणु संलयन या नाभिकीय संलयन होता क्या है। देखिए, नाभिकीय संलयन में 2 छोटे छोटे नाभिकों को लेकर या परमाणु के नाभिकों को लेकर या परमाणुओं को लेकर, जैसे एक तरफ देखिए यहाँ हाइड्रोजन दिख रहा है, एक तरफ देखिए एक और हाइड्रोजन दिख रहा है, आपस में लेकर थोड़ी सी ऊर्जा देकर इन्हें फ्यूज कराते हैं। और जब फ्यूज कराते हैं उसके बाद जो बड़ा परमाणु बनता है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ देखिए हीलियम का निर्माण हो रहा है, इसके फलस्वरूप ऊर्जा बनती है। इसी ऊष्मा या ऊर्जा को हम ले जाते हैं कहाँ, विद्युत निर्माण के लिए। इसी को हम ले जाते हैं विद्युत निर्माण के लिए। एक बात और बता दूं, नाभिकीय संलयन के लिए हमें इस प्रक्रिया को कराने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा या ऊष्मा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा या ऊष्मा के लिए हमें परमाणु विखंडन या नाभिकीय विखंडन की ऊर्जा चाहिए होती है। ध्यान रखिएगा, परमाणु विखंडन या नाभिकीय विखंडन की ऊर्जा चाहिए होती है। यानी कहने का अभिप्राय है कि जब हम हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को फ्यूज कराते हैं, इस प्रक्रिया में भी ऊष्मा लगती है, यहाँ इस प्रक्रिया में भी ऊष्मा लगती है। लेकिन जो ऊष्मा यहाँ लगती है और जो ऊष्मा यहाँ निकलती है, ये निकलने वाली ऊर्जा कई गुना ज्यादा होती है। और 1-2 गुना नहीं, करीब करीब 10 से सैकड़ों गुना ज्यादा हो सकती है। इसीलिए कहते हैं इस पूरी अभिक्रिया को चलाने के लिए हमें ऊष्मा की आवश्यकता भी होती है। तो यहाँ परमाणु, इसलिए ध्यान रखेंगे, कभी भी क्वेश्चन है नाभिकीय संलयन, परमाणु को हम नाभिकीय भी बोल सकते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, क्योंकि एटॉमिक है ना, न्यूक्लियर फ्यूजन को हम एटॉमिक फ्यूजन या परमाणु नाभिकीय फ्यूजन भी कहा जाता है, जबकि ज्यादा एक्यूरेट टर्म बचा वैसे देखा जाए तो नाभिकीय ही होता है, ठीक है। अब देखिएगा ईस्ट काम कैसे करेगी। यहां पर आपको बताऊं, नाभिकीय संलयन मैंने बता दिया, ईस्ट में एक्चुअल में जो पूरा अनुप्रयोग है, जो प्रयोग है, वो चीन में एक प्रोविंस है जिसका नाम है हेफी में HEFEI। ये वो जगह है जहां पर पूरा का पूरा अनुसंधान सफलतापूर्वक कराया गया, ठीक है। और ये भी मैंने आपको बता दिया, 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस से अधिक के तापमान पर है ना इसको गर्म किया जाता है ईंधन को, ठीक है। और यहाँ परमाणु कणों का एक गर्म प्लाज्मा सूप बना सके, ठीक है। इतना ज्यादा गर्म होता है कि कोई पदार्थ वहां पर प्लाज्मा रूप में आ जाता है। प्लाज्मा आपको पता होगा पदार्थ की एक अवस्था होती है, पहली अवस्था ठोस होती है, दूसरी अवस्था द्रव होती है, तीसरी अवस्था गैस होती है, चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है। आप उसी ठोस को लेकर समय पर गर्म करते जाइए और धीरे धीरे प्लाज्मा मटेरियल में आ जाता है। अब बात यह होती है कि यहाँ पर पूरे के पूरे टेम्परेचर को, ऊष्मा को बैलेंस कैसे किया गया। तो सबसे बड़ी बात है एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र की मदद से, यानी एक मैग्नेटिक फील्ड की मदद ली गई है यहाँ पर पूरे के पूरे रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड की मदद ली गई है पूरे के पूरे रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए। यहाँ रिएक्टर जो था उसकी दीवारों से इसको दूर रखा जाता था प्लाज्मा को, ताकि वो ठंडा ना होने पाए, क्योंकि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया को चलाने के लिए हमें ऊष्मा की एक उचित मात्रा हमेशा रिएक्टर के अंदर मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। तो रिएक्टर जो था, मान लीजिए रिएक्टर वही परमाणु भट्टी जिसके अंदर नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन जैसी अभिक्रियाएं चलती हैं। तो इसके अंदर क्या किया जाता था, जब चीजें संलयन हो रही थी, तो जो ऊष्मा और जो चीजें बन रही थी उनको वॉल की तरफ पहुंचने में रोका जाता था, क्योंकि वॉल की तरफ पहुंचते वो ठंडी होने लगेगी। तो उस तरह से इसमें मजबूत चुंबकीय क्षेत्र, यानी पूरी अभिक्रिया को मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र की मदद से मेंटेन किया गया ऊर्जा उत्पादन करने के लिए। अगर हम नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में जाएं, तो आपको पहले बता दूं, नाभिकीय विखंडन में कोई बड़ा परमाणु का नाभिक जिसका परमाणु क्रमांक ज्यादा हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, वो छोटे छोटे नाभिकों में टूटता है, उसके फलस्वरूप यहाँ पे ऊर्जा या ऊष्मा निकलती है। लेकिन परमाणु संलयन में, नाभिकीय संलयन में क्या होता है, 2 हल्के नाभिक आपस में मिलकर किसी बड़े परमाणु के नाभिक का निर्माण करते हैं। परमाणु विखंडन, नाभिकीय विखंडन एक तरह की श्रृंखला प्रतिक्रिया है, ठीक है, एक श्रृंखला प्रतिक्रिया है। एक श्रृंखला प्रतिक्रिया का मतलब होता है कि एक चेन रिएक्शन की तरह कार्य करता है। जब तक यूरेनियम वगैरह जैसे ईंधन होते तब तक ये चलता रहता है, ठीक है। ये एक श्रृंखला प्रतिक्रिया शामिल नहीं है यहाँ पर, ये हमेशा ये व्युत्क्रमानुपाती हो सकता है, यानी ये कह लीजिए रिवर्सिबल रिएक्शन है। जब वही हाइड्रोजन से मिलता है और हीलियम का निर्माण करता है प्लस ऊर्जा,
ठीक है। तो यही हीलियम फिर टूटकर हाइड्रोजन हाइड्रोजन का निर्माण करता है। ये प्रक्रिया एक तरह से रिवर्सिबल रिएक्शन, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं इसे। यहाँ भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है। जब यूरेनियम वगैरह को तोड़ते हैं, जब से एटम बम वगैरह बनाने के लिए, तो वहां पर न्यूट्रॉन की बमबार्डिंग की जाती है। यहाँ पर किसी न्यूट्रॉन वगैरह की जरूरत नहीं होती है, यहाँ किसी तापमान की आवश्यकता, जो मैंने भी बोला था, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन से फ्यूज कराने के लिए यहाँ ऊष्मा या तापमान की आवश्यकता, उससे फलस्वरूप ऊष्मा बनती है। तो यहाँ न्यूट्रॉन की जगह ऊष्मा की आवश्यकता होती है अभिक्रिया को कराने के लिए। विखंडन प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए उचित तंत्र मौजूद है ना। पूरा का पूरा यहाँ पर आपको पीछे के लेक्चर में मैंने बता दिया है, मंदक होते हैं, शीतलक होते हैं, इन सबों की आवश्यकता होती है। लेकिन यहाँ पर नियंत्रित करने के लिए, है ना, उचित तंत्र मौजूद नहीं है। इसीलिए मैंने बोला था कि नाभिकीय संलयन एक अनियंत्रित अभिक्रिया है और इसको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। ठीक है। यहाँ पर एक दिक्कत और होती है कि नाभिकीय अवशिष्ट उत्पन्न होता है, यानी ये यहाँ पर जो रेडियोधर्मी तत्व होते हैं उनके कचड़ों में आते हैं जब यूरेनियम जैसा ईंधन जलता है तो। लेकिन यहाँ पर कोई अपशिष्ट वगैरह नहीं आता है, तो उस हिसाब से ये काफी हद तक सुरक्षित भी है। ठीक है। यहाँ पर कच्चा माल आसानी से मिल जाता है, जैसे यूरेनियम वगैरह जैसे चीजें आपको मिल जाती। ठीक है। हो, ये अलग बात है, थोड़ा महंगा है, इसे प्राप्त करने में थोड़ी दिक्कतें आती हैं। ठीक है। भारत जैसे राज्य में अच्छी गुणवत्ता का यूरेनियम है नहीं, लेकिन यहाँ पर कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो जाता है क्योंकि वह हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है और ये काफी सस्ते भी होते हैं। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है जो मैंने आपको नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन का लेकर यहाँ आपको दिखाया है। यहाँ पर देखिए, आपको अभिक्रिया दिखाने के लिए कुछ पिक्चर्स की कोशिश की गई है। न्यूट्रॉन आता है, यूरेनियम को तोड़ता है 235 को, उसके रुबिडियम सीजियम चीजें बनती हैं और यहाँ पर न्यूट्रॉन और सारे निकलते हैं और प्लस ये हीट निकलता है। इसी ऊष्मा से हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। यहाँ पर आपको हाइड्रोजन का एक आइसोटोप ड्यूट्रियम दिख रहा है 1s2, एक ड्यूट्राइटियम दिख रहा है 1s3। ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं, समस्थानिक होते हैं, आपस से मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं। न्यूट्रॉन निकलता है, ये ऊष्मा निकलती है। यहाँ छोटे छोटे नाभिक आपस से मिलकर एक बड़े परमाणु का नाभिक बनता है, ऊष्मा बनती है। इसे नाभिकीय संलयन कहते हैं, इसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। और यहाँ बड़ा परमाणु का नाभिक छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, इसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं ना, इसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। तो ये कुछ अभिक्रियाएं हैं तो जो मैंने आपको बता दी है। अंत में आपको एक चीज और बता दूं, सबसे लास्ट में, परमाणु संलयन क्यों अच्छा है। तो आपको बताऊं, यहाँ पर परमाणु विखंडन से परमाणु अवशिष्ट उत्पन्न होता है, लेकिन परमाणु विखंडन की प्रक्रिया में, लेकिन संलयन में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो इसलिए ये अच्छा हो गया। दूसरा ये हो गया, आपको बताऊं कि अगर परमाणु संलयन को हमने कंट्रोल कर लिया तो बहुत कम लागत पर अनलिमिटेड एनर्जी हम बना सकते हैं। और अगर अनलिमिटेड एनर्जी बन गई, हीट बन गया, तो अनलिमिटेड विद्युत बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अनलिमिटेड विद्युत बन जाएगा। ये चीजें भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। ये पूरा का पूरा जो लेसन था वो मैंने अपडेट कर दिया है, लेसन 26 को 27 में यहाँ पर। और ये पूरा का पूरा आपको डिटेल मैं फिर से बता देता हूँ। टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा कि मेरे साथ यहाँ पर हमेशा जुड़े रहें टेलीग्राम चैनल पर। और ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम प्रोफाइल है, यहाँ पर आपके डिस्कशन फोरम है। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी मैं आपको मिल जाता हूँ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। यूट्यूब के इस वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरे कोर्सेज जो है वो आपको साइंस, टेक, इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब आपको पूर्वांचल इस ऐप पे मिलते हैं। तो आप सबसे जितने भी बच्चे वीडियो सुन रहे हैं, पूर्वांचल ऐसे आपको जरूर इंस्टॉल कर लें। मेरी फेस टू फेस क्लासेस आपको पूर्वांचल एस गोरखपुर में मिल जाती हैं, जहाँ मैंने एक संस्था खुद पूर्वांचल एस के नाम से खोली है गोरखपुर के बच्चों के लिए। दिल्ली की पूरी टीम ही आपको वहाँ कराती है, जिसके लिए आप कई लाख फीस दिल्ली में जाकर देते हैं। वहाँ फिजिकली क्लास कर सकते हैं, ओके। और वो भी काफ़ी इकोनॉमिकल प्राइस पर आपको कोर्सेज दिए जाते हैं। उसके लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 6th एडिशन के बुक मार्केट में अवेलेबल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। मेरे कोर्सेज आपको पूर्वांचल इस ऐप पे मिल जाते हैं। इस कोड को आप इंस्टॉल QR कोड को स्कैन करके आप सीधे एप्लीकेशन पर जा सकते हैं। अंत में इतना ही बोलूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से ले लीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद। पूर्वांचल IAS भारत में सिविल सेवा में सर्वाधिक सिलेक्शन दिलाने वाले डॉक्टर रवि अग्रहरि एंड टीम अब गोरखपुर में भी। पूर्वांचल IAS, पेडलेगंज, इंदिरा नगर, गोरखपुर।